हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू 10th क्लास। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम अपना ज्योग्राफी का 6 चैप्टर कर रहे थे जिसका नाम है विनिर्माण उद्योग। तो चलिए इसे कंटिन्यू करते हैं। स्टूडेंट्स, हमने अपनी लास्ट में जो क्वेश्चन छोड़ा था वो ये था कि हमें जो उद्योगों के लिए कच्चा माल मिलता कहाँ है। तो सबसे पहले देखिए, कृषि आधारित उद्योग। बहुत सारे उद्योग ऐसे हैं जो कृषि पर आधारित हैं, यानी कि उन उद्योगों को कच्चा माल कृषि से प्राप्त होता है। तो देखिए इस टॉपिक को समझते हैं। जिन उद्योगों का कच्चा माल कृषि से आता है उन उद्योगों को हम कृषि आधारित उद्योग कहते हैं। जैसे कि उदाहरण के लिए सूती वस्त्र, ऊनी वस्त्र, पटसन, रेशम वस्त्र, रबड़, चीनी, चाय, कॉफ़ी, वनस्पति तेल इत्यादि। ये सभी ऐसे उद्योग हैं जो हमें कृषि से प्राप्त होता है। सबसे पहले वस्त्र जो बनाने की जो प्रक्रिया है उसको समझते हैं। देखिए ये जो प्रक्रिया है ये वस्त्र बनाने की प्रक्रिया है और इसमें वस्त्र उद्योग के अतिरिक्त जो मूल्य उत्पादन है ये भी इसमें दर्शाए गए हैं। वस्त्र उद्योग के साथ साथ अन्य उद्योग जो इसके साथ साथ जो संलग्न है उन्हें बताया गया है। सबसे पहले देखिए, वस्त्र उद्योग के लिए कच्चा माल हमें चाहिए है वो रेशा है। इसका जो उत्पादन किया जाता है कपड़े को बनाने के लिए। आगे देखिए, इस रेशे की धुनाई कताई की जाती है जिससे सूत तैयार होता है। सूत से जो धागा तैयार होता है उससे बुनाई की प्रक्रिया शुरू होती है और बुनाई के माध्यम से कपड़ा तैयार होता है। कपड़े तैयार होने के बाद उसकी रंगाई व परिष्करण किया जाता है, यानी कि उन्हें जो है गारमेंट रूप दिया जाता है, वस्त्र का रूप दिया जाता है, जिससे वस्त्र निर्माण जो है होता है। तो ये सारी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से जो कपड़ा उद्योग है वो चलता है। इसके बाद हमारा जो विषय है वो है सूती वस्त्र उद्योग। देखिए, प्राचीन भारत में सूती वस्त्र हाथ से कताई और हथकरघा बुनाई तकनीक से बनाए जाते थे। आपको पता है हमारा जो देश है ये प्राचीन पहले से ही जो है वस्त्र उद्योग के लिए बहुत ही ज़्यादा जो है प्रसिद्ध देश माना जाता है। और पहले जब तक हमारे देश में टेक्नोलॉजी या आप कह सकते हैं जो मशीनों का आविष्कार नहीं हुआ था उस समय से भी जो है भारत में वस्त्र उद्योग चल रहा है। पहले वस्त्रों को हाथ से जो कताई के माध्यम से, हथकरघा के माध्यम से उसकी बुनाई इत्यादि का जो काम किया जाता है। 18वीं शताब्दी के बाद विद्युत का जो करघा है उसके उपयोग होने लगा था। जिस तरह से विद्युत जो आविष्कार हुआ, बिजली का आविष्कार हुआ, इसके बाद मशीनों का आविष्कार हुआ, जिसके कारण जो है ये हथकरघों के स्थान पर जो है विद्युत करघों का इस्तेमाल होने लगा था। भारत में ज़्यादातर जो मिलें हैं महाराष्ट्र और गुजरात में लगाई गई थी, क्योंकि यहाँ पर जो कपास का उत्पादन है बहुत अधिक मात्रा में किया जाता था। क्या आप जानते हैं कि भारत आज संयुक्त राज्य अमेरिका, इंग्लैंड, रूस, फ्रांस, पूर्वी यूरोप देश जो नेपाल है, सिंगापुर, श्रीलंका, अफ्रीका, इन सभी देशों को सूती उत्पादन का जो सूत उत्पादन है उसका निर्यात करता है। तो देखिए बच्चों, इतने जो हमारा भारत देश है ये विदेशों में जो है कपास का निर्यात करता है या सूती वस्त्र उद्योग जो है काफ़ी दूर दूर तक जो है इसका व्यापार अन्य देशों के साथ है। लेकिन जो भारत के सूती वस्त्र उद्योग के सामने बहुत बड़ी जो है समस्याएं आ रही हैं। देखिए, आज सूती वस्त्र उद्योग 4 मुख्य समस्याओं का सामना कर रहा है। सबसे पहले अनियमित विद्युत आपूर्ति, यानी कि हमारे देश में जो बिजली की आपूर्ति है वो बहुत बड़ी समस्या है इन उद्योगों के विकास के लिए। दूसरा है कठिन प्रतिस्पर्धा। देखिए, हमारे देश में जो कपड़ा उत्पादन किया जाता है, सूत और जो कपास है, कच्चा माल जो उपलब्ध होता है वो उम्दा किस्म का है, लेकिन उससे जो कपड़ा तैयार किया जाता है वो इतना अधिक उम्दा किस्म का नहीं है जो बाहरी देशों के साथ प्रतिस्पर्धा नहीं कर पाता है। इसके बाद जो तीसरी हमारी सबसे बड़ी समस्या है वो है पुरानी मशीनें। हमारे देश में जो है कपड़ा उद्योगों में प्राचीन जो मशीनों का इस्तेमाल किया जाता है वो काफ़ी प्राचीन तकनीक की हैं और कम श्रमिक उत्पादन, यानी कि
इस उद्योग के अंदर जो हमें श्रमिक मिलते हैं वो बहुत अधिक कम मात्रा में मिलते हैं। आज सूती वस्त्र उद्योग ने अन्य दूसरे देशों को भी आगे बढ़ने का बहुत बड़ा अवसर दिया है। आप यदि देखेंगे तो बहुत सारे जो ऐसे देश हैं जो इस उद्योग में संलग्न हैं और बहुत अधिक जो है तीव्र उन्नति कर रहे हैं, जैसे रसायन उद्योग, रंगाई उद्योग और पैकिंग उद्योग। ये भी जो है इनके साथ साथ अन्य उद्योग हैं जो वस्त्र उद्योग के साथ साथ विकसित हो रहे हैं। वस्त्र उद्योग के बाद हम अपना जो दूसरा उद्योग है वो है पटसन उद्योग, इसके विषय में करेंगे। भारत पटसन व पटसन निर्मित वस्तुओं का सबसे बड़ा उत्पादक देश है, यानी कि यहाँ पर पटसन उगाया भी जाता है और पटसन से जो वस्तुएं तैयार की जाती है वो भी सबसे अधिक मात्रा में की जाती है। बांग्लादेश के पश्चात दूसरे सबसे बड़ा निर्यातक देश है ये हमारा भारत, यानी कि पटसन का सबसे बड़ा तो बांग्लादेश है, उसके बाद जो दूसरा स्थान है वो हमारे भारत देश का है। पटसन यहाँ पर उगाई भी जाती है और इसका निर्यात भी होता है। भारत में अधिकतर पटसन सब उद्योग जो पश्चिम बंगाल में उपस्थित है, यानी कि सबसे ज़्यादा वहाँ पर उगाई जाती है, क्योंकि यहाँ पर पटसन को बहुत ही बड़ी मात्रा में उगाया जाता है। वहाँ की जो जलवायु है वो इसके लिए काफ़ी अनुकूल है। हुगली नदी पश्चिमी बंगाल के बहुत ही पास में है, जिससे सस्ता जल परिवहन मिल जाता है और साथ ही पश्चिम बंगाल में सस्ते जो श्रमिक हैं वो भी हमें आसानी से मिल जाते हैं। और आज जैसे जैसे कृत्रिम वस्तुओं का उत्पादन हो रहा है, पटसन की मांग बहुत अधिक बढ़ती जा रही है। संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, जापान, रूस जैसे देशों को भारत पटसन निर्यात करता है और बड़े वैश्विक पर्यावरण अनुकूल जैव निम्नीकरण पदार्थों के लिए विश्व की बढ़ती जागरूकता ने पुनः जो जूट है उसके उत्पादों को विकसित होने का अवसर प्रदान किया है। इसके बाद देखिए जो प्रसिद्ध उद्योगों में चीनी उद्योग भी हमारे भारत का है, भारत में के अंतर्गत आता है। तो भारत चीनी जो उत्पादन का चीन के बाद दूसरा जो सबसे बड़ा निर्यातक देश माना जाता है। भारत में देखिए बहुत ज़्यादा जो है चीनी मिलें हैं, जहाँ पर चीनी का उत्पादन बहुत अधिक मात्रा में होता है। ज़्यादातर महाराष्ट्र में जो ये चीनी मिलें हैं वो लगाई गई हैं, क्योंकि यहाँ के गन्ने में सुक्रोज की जो मात्रा है वो बहुत अधिक है, जो कि उच्च गुणवत्ता वाले जो गुणवत्ता वाले होते हैं, जिसके कारण जो है चीनी का उत्पादन बहुत जो है अधिक मात्रा में होता है और इसका जो है ये इसमें सहायता प्रदान करता है। और देखिए अन्य राज्यों में देखिए जैसे बिहार है, उत्तर प्रदेश है, तमिलनाडु है, मध्य प्रदेश है, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, गुजरात तथा मध्य प्रदेश राज्य में भी चीनी का जो उत्पादन है बहुत अधिक मात्रा में होता है। लेकिन देखिए आज जो चीनी उद्योग के सामने बहुत बड़ी बड़ी समस्याएं आई हुई हैं, जो मतलब इसके चीनी उत्पादन में बहुत जो है रुकावट उत्पन्न करती है। जैसे देखिए सबसे पहली समस्या क्या है कि पुरानी मशीनें व पुरानी जो तकनीक का प्रयोग होता है, जिसके कारण जो है चीनी उद्योग का अधिक विकास नहीं हो पाता। दूसरा है परिवहन असक्षम, इससे जो है गन्ना जो है समय पर जो फैक्ट्रीज़ हैं उसमें नहीं पहुंच पाता है। और मौसमी उद्योग, क्योंकि ये जो है मौसमी उद्योग है, इस वजह से जो है ये इतना मतलब पूरे साल भर जो है ये प्रक्रिया के अंतर्गत नहीं आता है। इसके बाद देखिए हम बात करते हैं खनिज आधारित उद्योगों के बारे में। तो देखिए खनिज आधारित उद्योग जिन उद्योगों का जो कच्चा माल है, कोई खनिज या कोई ऐसा जो तत्व होता है जिससे हम लोग ये उद्योग खनिज उद्योग के अंतर्गत आते हैं। और इसका जो सबसे अच्छा उदाहरण है वो है लौह इस्पात उद्योग, एल्युमिनियम प्रगलन उद्योग और रसायन उद्योग इत्यादि। इसके बाद देखिए लौह तथा इस्पात उद्योग एक आधारभूत उद्योग है, क्योंकि जो अभी जो है मतलब इन उद्योगों को हम हल्के और भारी उद्योगों के माध्यम से बांटते हैं। जैसे देखिए क्योंकि देखिए इनसे जो बनी मशीनें हैं
ये जो भारी उद्योगों के अंतर्गत आती हैं, जो लौह तथा इस्पात से बनी होती हैं। लोहे और इस्पात के उत्पादन के लिए लौह अयस्क, कोकिंग कोल तथा चूना पत्थर, इसका जो अनुपात है वो 4:2:1 का होता है। देखिए बच्चों, इस ग्राफ के माध्यम से दर्शाया गया है कि चीन और जो भारत देश है उसमें जो लौह और इस्पात का उद्योग है किस तरह से जो है इसकी विकास दर को दिखाया गया है। जो नीले रंग के ये जो लौह उत्पादन दिखाया गया है ये भारत को दर्शाता है, और जो ये गुलाबी रंग है ये चीन को दर्शाता है। तो देखिए इसमें सन 2005 से लेकर के 6, 7, 8, 9, 10, 11 तक दिखाया गया है कि जो चीन है ये लौह और इस्पात उद्योग में जो है अन्य देशों के मुकाबले आगे है। और जो भारत है, भारत का देखिए नीले रंग में दिखाया गया है कि कितना प्रतिशत जो है यहाँ पर लौह तथा इस्पात उद्योग जो है विकास कर रहा है। इसके बाद देखिए हम एल्युमिनियम प्रगलन उद्योग देखते हैं। एल्युमिनियम जो होता है बहुत ही हल्का होता है और इसे जो है कम ऊष्मा और विद्युत की जो सहायता से इसको हम जो है जंग अवरोधी जो ये है एल्युमिनियम जंग अवरोधी होता है और इसको अन्य धातुओं के मिश्रण से कठोर बनाया जाता है। तो देखिए एल्युमिनियम का प्रयोग जहाज, हवाई जहाज के तार वगैरह बनाने या बर्तन आदि बनाने में प्रयोग किया जाता है। और यदि अगर हम देखें कि भारत में जो पश्चिम जो बंगाल है, उड़ीसा है, केरल, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और तमिलनाडु जैसे राज्यों में एल्युमिनियम प्रगलन जो संयंत्र हैं वो स्थित है, यानी कि ये जो उद्योग है ये इन क्षेत्रों में बहुत अधिक जो है विकास कर रहा है। इसके बाद देखिए हम रसायन उद्योग के विषय में पढ़ेंगे। देखिए भारत में सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल और संश्लेषित जो रेशे होते हैं और प्लास्टिक जैसे उत्पादन, ये भी जो है बहुत अधिक इनके भी जो उद्योग धंधे हैं वो विकसित हैं। भारत में कुल जीडीपी में जो 3% योगदान रासायनिक उद्योगों का है। पिछले कुछ सालों में इस उद्योग ने बहुत ही तेज़ी से विकास किया है। इसके बाद देखिए उर्वरक उद्योग। भारत में मुख्यतः नाइट्रोजेनिक जो उर्वरक है उसका उत्पादन किया जाता है। पोटाश भारत में जो है मुख्यतः नाइट्रोजन जो उर्वरक है उसका इस्तेमाल जो है खेतों के लिए किया जाता है, फसलों के लिए, कृषि के लिए। और पोटाश को इसमें कच्चे माल के रूप में प्रयोग किया जाता है जो कि भारत में कहीं भी नहीं पाया जाता। इसे जो है दूसरे देशों से आयात किया जाता है। ये आयातित जो है उर्वरक है। हरित क्रांति के पश्चात तथा जो HIV बीज की वजह से इस उद्योग ने काफ़ी अधिक जो है विकास किया है और आज जो है भारत नाइट्रोजन उर्वरक का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश बन गया है। गुजरात, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, पंजाब, केरल, उड़ीसा, राजस्थान, बिहार, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल इत्यादि राज्यों में ये उर्वरक उत्पादन सबसे अधिक मात्रा में किया जाता है। इसके बाद देखिए मोटर गाड़ी उद्योग। मोटर गाड़ी उद्योगों में बहुत सारी गाड़ियों का उत्पादन करते हैं जैसे कि कार, बसें, ट्रक, मोटरसाइकिल। ये सभी जो उद्योग हैं, ये सभी जो वस्तुएं हैं, ये सभी चीज़ें ये मोटर गाड़ी उद्योगों के अंतर्गत बनाई जाती है। भारत में 30 से भी ज़्यादा मोटर गाड़ी उद्योग जो है आज वर्तमान में मौजूद है। ज़्यादातर दिल्ली, गुड़गांव, पुणे, बेंगलुरु, कोलकाता, लखनऊ, इंदौर जैसे शहर में ये उद्योग स्थित हैं और पिछले 15 सालों में इस उद्योग ने बहुत अधिक जो है तीव्रता से जो है विकास किया है। इसके बाद देखते हैं सूचना प्रौद्योगिकी और इलेक्ट्रॉनिक उद्योग। भारत में आज बहुत सारे जो लोग हैं वो टीवी, मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप इत्यादि की ओर जो है ये मतलब इनकी और इनका जो रुझान है वो बढ़ रहा है, जिसकी वजह से यह उद्योग दिन प्रतिदिन जो है विकास कर रहा है। इन उद्योगों के विकास में तब और ज़्यादा तेज़ी आ गई जब सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर में बहुत ही अधिक जो है बहुत अधिक विकास होने लगा है। आज बेंगलुरु को भारत का इलेक्ट्रॉनिक राजधानी जो है कहा जाता है। तो देखिए बच्चों, हमने जो है भारत में भिन्न भिन्न प्रकार के जो उद्योग हैं
जो संचालित किए जाते हैं और किस तरह से जो है ये विकास पर विकास किए जा रहे हैं, इससे जो है हम पर क्या कुप्रभाव पड़ रहे हैं, ये देखिए हम इस विषय में पढ़ेंगे आगे। देखिए औद्योगिक विकास की वजह से आर्थिक विकास के साथ साथ जो हमारा पर्यावरण जो वातावरण है वो भी प्रदूषित होने लगा है। पूरा जो पारिस्थितिकी तंत्र है वातावरण को प्रभावित कर रहा है। उद्योग मुख्यतः जो है 4 प्रकार के वातावरण को प्रदूषित कर रहे हैं। सबसे पहले देखिए हम पढ़ेंगे वायु प्रदूषण के बारे में। अब देखिए जब अलग अलग उद्योगों से बहुत सारे अवांछित विषैली जो गैसें हैं वो वायु में छोड़ी जाएंगी, तो तब वायु प्रदूषण का होना अनिवार्य है। वायु प्रदूषण के मुख्य कारक कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड इत्यादि है। इसकी वजह से मानव स्वास्थ्य जो है मानव के स्वास्थ्य पर, जानवरों पर, पेड़ पौधों पर पूरी तरह से जो है पूरे पारिस्थितिकी तंत्र को बहुत ही ज़्यादा जो है नुकसान हो रहा है। ये सभी की जो है इस स्वास्थ्य पर इसका बहुत गहरा प्रभाव पड़ रहा है। इसके कारण देखिए जल प्रदूषण भी जो है हो रहा है। जल पे भी इसका जो है बड़ा गहरा जो प्रभाव पड़ रहा है। जब अलग अलग उद्योगों के कार्बनिक तथा अकार्बनिक जो अपशिष्टों जल में जो सीधे प्रभावित, यानी कि आप देखेंगे कि जो केमिकल होते हैं जो फैक्ट्री से निकलते हैं वो सीधा जो है जल में प्रवाहित कर दिया जाता है, जिससे जल प्रदूषण होता है। जल प्रदूषण के प्रमुख कारक रसायन, कागज़ की लुगदी, जो तेल शोधक शालाएं हैं, चमड़ा उद्योग है, अपमार्जक अम्ल है, लवण है, ये इत्यादि जो है जल में मिलने के कारण जल प्रदूषण होता है। इसकी वजह से जलीय जीव, जो जल में रहने वाले जीव हैं, और जो जल की गुणवत्ता है बहुत ज़्यादा जो है प्रभावित हो रही है और इन्हें जो है बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा रही है। इससे देखिए जो है तापीय प्रदूषण, यानी कि जो जिसे आप ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं, जब कारखानों तथा जो ताप घर हैं उनसे गर्म जल को बिना ठंडा किए ही नदियों में, तालाबों में छोड़ दिया जाता है, तो इससे जल के जो ताप हैं वो तापीय प्रदूषण जो है होता है। इससे बहुत सारे जो जलीय जीव हैं वो मर जाते हैं, और जो धरातल है, धरातल का जो जल है वो ताप भी पार कर जाता है, यानी कि वो भी जो है गर्म हो जाता है। और इससे देखिए ध्वनि प्रदूषण भी होता है। बहुत सारे कारखानों में जो मोटर मशीन है, जनरेटर की वजह से बहुत ही ज़्यादा जो है ध्वनि उत्पन्न करते हैं। इससे देखिए मानव मस्तिष्क पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ रहा है। देखिए मनुष्यों को गुस्सा आता है, उनका रक्तचाप बढ़ जाता है, जो हार्ट अटैक की प्रॉब्लम है ये इसकी वजह से ही, जैसे हृदय गति जो प्रभावित होती है, और इससे बहरेपन की जो समस्या है, ये बहुत सारी जो समस्याएं हैं ये मनुष्यों को प्रभावित कर रही हैं। जो मनुष्य स्वास्थ्य है उसको बहुत ज़्यादा प्रभावित कर रही हैं। तो देखिए इन सभी जो उद्योगों से किस प्रकार के प्रदूषण से हमारे पर्यावरण को, हमारे मानव जीवन को, जो हमारी वनस्पति है, जीव जंतु है, इन सभी को जो है ये प्रदूषण प्रभावित कर रहे हैं। तो इससे हम मतलब इन प्रदूषण से कैसे निपट सकते हैं, इसके उपाय के बारे में देखिए। वायु प्रदूषण को कम करने के लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा जो है पेड़ लगाने चाहिए। जल प्रदूषण को कम करने के लिए जल से प्रवाहित होने वाले जो पदार्थ हैं उनका सबसे पहले जो है शोधन करना चाहिए। उसके बाद जो है इसे जो है जल में मतलब जल में प्रभावित करने से इसे जो है रोकना चाहिए। तापीय प्रदूषण को कम करने के लिए हमें गर्म जल को पहले ठंडा करना होगा, और उसके बाद हमें जो है इससे क्या होता है, इससे जो यदि इन्हें जल में, दूसरे जलों में, ठंडे जल में मिलाया जाए तो इससे जो है ठंडे जल पर इसका प्रभाव नहीं पड़ता। ध्वनि प्रदूषण को कम करने के लिए ध्वनि शोधक यंत्र जैसे ईयर प्लग्स होते हैं, इनका प्रयोग करना चाहिए। तथा अत्यधिक स्वर करने वाले जो कारखाने हैं उनको आबादी वाले क्षेत्रों से जो है दूर स्थापित करना चाहिए, जिससे ध्वनि प्रदूषण को रोका जा सकता है। और हमें अपनी आवश्यकता की पूर्ति के साथ साथ जो है वातावरण को भी बचाना बहुत ज़रूरी है। देखिए हमें अपनी आवश्यकताओं को तो पूरा करना ही है, क्योंकि देखिए मनुष्य जीवन तभी विकास कर सकता है जब उसकी जो प्राथमिक आवश्यकताएं हैं वो पूरी हो सके। लेकिन हम ऐसा नहीं कर सकते कि हम अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए हम पर्यावरण को भी प्रभावित करें, तो इसका हमें ध्यान रखना होगा।
पर्यावरण को बचाना भी जो है हमारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि इससे आने वाली जो पीढ़ियां हैं उनके लिए सुरक्षित वातावरण, शुद्ध पर्यावरण उन्हें जो हमें देना होगा, और जिससे जो है मानव जीवन धरती पर विकास कर सके, विकसित रह सके। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।